ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने लगे हैं फिजिक्स। ठीक है जी। सो फिजिक्स का अभी हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 का, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और उसके अंदर हम कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। नाउ एज फॉर एज फिजिक्स इज कंसर्न्ड, तो हमने जो टॉपिक वर्क एंड एनर्जी का नेक्स्ट पढ़ना है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का हमने रिलेशनशिप निकाला। ठीक है जी। दैट इज आवर फिजिक्स 1, 9th की फिजिक्स को हम फिजिक्स 1 कहते हैं। एंड टुडे इज 30th ऑफ जून एंड द डे इज ट्यूसडे। नाउ इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड, अगर हम इस चीज को देखते जाएं, तो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बताना था कि मैंने आपकी बुक पे देखा है, क्योंकि मैं शायद बुक को ऐसे फॉलो नहीं कर रहा था, टॉपिक से ही देख रहा था। तो उसमें मैंने एक चीज़ और ये की है कि उसके अंदर एक हमारा टॉपिक ना ग्रेविटेशनल फील्ड का मिस हुआ हुआ है, तो उसको एक दिन रीड करना होगा, तो वो भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो वो इंशाल्लाह ताला मैं करवा दूंगा और इस वीक में आपको मिल जाएंगे आपके शॉर्ट आंसर्स। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि 10th के भी करने हैं, तो इस वीक के अंदर वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। एंड सेकेंडली जो आपका काइनेटिक एनर्जी का क्या कहते हैं टॉपिक है, वो भी हम स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट एक लेक्चर के अंदर मैं, या हो सकता है आज ही आपको एंड के ऊपर हम वो ग्रेविटेशनल फील्ड वाला टॉपिक पढ़ लें। ठीक है, तो ये बात अब आपने याद रखी। अब आगे जी बात ग्रेविटेशन, वो क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी की, जो हमारा 6th चैप्टर का टॉपिक। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली डेफिनेशन है इसकी बड़ी सिंपल सी, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, बॉडी लिख लें, ऑब्जेक्ट लिख लें, ड्यू टू इट्स मोशन। ऐसी एनर्जी बॉडी पोजेस करती है जो कि उसके मोशन की वजह से। ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट हम क्या कहते हैं, हम एक टॉपिक लिख लेते हैं, कुछ एजम्पशन हम कर लेते हैं। कंसिडर ए मास m is placed on frictionless horizontal surface। ठीक है जी। सपोज लिख लें, कंसिडर लिख लें, a mass m is placed on frictionless horizontal surface at rest। साबित ही हुई, जब रेस्ट पे है तो उसकी वी आई क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी रेस्ट पे। वी हैव अप्लाइड सर्टेन फोर्स F on it so that it can move on this horizontal surface. As force applied and the object moves through a distance d by क्या, wait, हमारे पास अब आगे जी बात, मूव थ्रू डिस्टेंस बाय डी। इसे लिखे जी, मूव थ्रू ए डिस्टेंस डी बाय अटेनिंग ए फाइनल वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी लिख लें, स्पीड लिख लें, स्पीड ऑफ v। ठीक है, as force applied on the object moves through, as force applied on the object
and it moves through a distance d by attaining a final speed of vi in time t, so that we can assume certain evaluations. हम कुछ evaluations assume कर सकते हैं, ठीक है जी, बाय लॉजिक। वो क्या evaluations हम assume करेंगे जरा देखिए। ठीक है, इसको आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप वीडियो पॉज करके रिवर्स करके दोबारा से देख सकते हैं, लिख सकते हैं। वो क्या एवेल्युएशन है जो कि हम इज्यूम कर सकते हैं, वो जरा देखिए जी। अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बल्कि थर्ड इक्वेशन, 2as is equals to vf square minus vi square. Here s is equals to d, ऐसे ही। और vf की वैल्यू v हमने एज्यूम की है, ये देखिए फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ऐसे ही यूनिट लिखना चाहिए तो मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस हमेशा में होता है मीटर्स का। रिप्लेस करें इन वैल्यूज को तो हो जाएगा 2ad is equals to v का स्क्वायर। 2ad is equals to क्या हो जाएगा जी, v का स्क्वायर आ जाएगा। Furthermore, I can find the value of d as v square by 2a। इसे आप 1 कंसिडर कर, ठीक है, इसे आपने कंसिडर कर लें। वाह, यहां तक आप लेके तो उसके बाद फिर मैं रब ऑफ करके मजीद आगे आपको डेरिवेशन करवा देगा। अब नेक्स्ट, वर्क डन ऑन द बॉडी is expressed as kinetic energy possessed by the body due to its motion। आगे बात समझ, थोड़ी सी इसकी पिक्चर भी बना लेते हैं पूरी इवेंट की। ऐसे करके मैच था, रेस्ट पे पड़ा हुआ था, ठीक है, हमने फोर्स लगाई है एक, और ऑब्जेक्ट ने क्या किया, डिस्टेंस कवर करना शुरू कर दिया d। आगे बात समझ, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या बन गई, v मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, एज फोर्स इज अप्लाइड डेफिनेटली ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट किया, 0 से v पर गया, तो इस दरम्यान में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट भी की, एक्सेलरेशन a है, और जो डिस्टेंस है उसने कवर किया दैट इज d। तो पिक्चर में बनी रहने दूंगा, बाकी सारा मैं डाटा बता देता हूं। अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है जी FD cos theta। Here force applied and displacement covered are in line with each other, ये एक दूसरे के साथ लाइन में, so theta will be equals to 0 degree and cos of 0 degree will be equals to 1, so that work done किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। हमने ऊपर पहले लिख दिया था, here work done on the body is expressed as kinetic energy possessed by the body due to its motion। further f क्या होता है, f is equals to ma होता है, और d की वैल्यू v square by 2m पहले निकाल चुके।
अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन एफ किसके इक्वल होता है, एम ए के बराबर। और कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, तो ये खत्म हो गया, डी की जगह पे वी स्क्वायर बाई 2 आ गया, अभी हमारी जो यूटिलिटी 1 थी, और एफ की जगह पे एम ए आ गया, ए से कट गया तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ गया हाफ एम वी स्क्वायर, बड़ी रीनोन्ड इक्वेशन है, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो यहां तक ये आप हो जाता है जी काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक। सो जो आपकी ये वीडियो है इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक है और साथ ही दूसरा रिलेशन हम निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसको आप पहले ओवरव्यू कर लें, समझ लें। पहले हमने डी की वैल्यू निकाल ली है बाय आर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसके बाद फिर हमने ये भी बता दिया है कि कॉस थीटा जो है वो थीटा उसमें जीरो कैसे, क्योंकि देखिए फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्टेंस कवर्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, 0 डिग्री एंगल बनता है इनमें। सो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ एफ इंटू डी होगा, और एफ क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल्स टू एम ए हो जाता है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका टॉपिक यहाँ पर क्लियर, विच इज द रिलेशन टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अक्सर लिखा था डिराइव ए रिलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ये अक्सर आ जाता है पेपर, तो जब डिराइव करना हो तो फिर आपको ये सारा का सारा प्रोसीजर करना हो। अच्छा, बुक वाले ने भी एक प्रोसीजर बताया, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह की, उसने ये बताया ब्रेक से रिलेटेड, शायद ना बताया हो कि ब्रेक लगाते हैं तो उसमें लास्ट में उसका नेगेटिव आ जाता है क्योंकि ब्रेक लग रही है, ऑपोजिट फोर्स है, तो वो भी तरीका का ठीक है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, और ये मेरे वाली डेरिवेशन भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट द थिंग विच यू आर डूइंग शुड बी राइट, ये जरूरी है कि वो सही हो। अब आगे बात ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप जरूर वाज़ेह रखें एक बात, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप ये बात वाज़ेह रखें कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करती है ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, और इसकी डेफिनेशन में हम ये लिखते हैं कि एनर्जी possessed by the body due to its position, not because of its motion, due to its position। तो एक नेचुरल सी बात है, खुद बताएं, ये मार्कर एक इधर है आपके सामने और एक मार्कर इधर है, किसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी? इस टॉप वाले मार्कर में। क्यों? खुद ही देख लें, अगर ये स्ट्राइक जमीन पे करे और ये स्ट्राइक जमीन पे करे, किसका इफेक्ट जमीन पे गिरते वक्त ज्यादा होगा? डेफिनेटली अपर वाले मार्कर। एग्जांपल आप इसकी किससे ले सकते हैं? 2 ईंटों से ले सकते हैं, एक ईंट को जरा लो रख दें, एक को जरा हाई रख दें, खुद सोचे दोनों को ड्रॉप करेंगे, कौन इफेक्ट ज्यादा जमीन पे फेंकेंगे? किसका इंप्रेशन ज्यादा जोर से होगा, ज्यादा इफेक्ट आएगा? जो हाइट पे, क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ पोजिशन ऑफ द बॉडी, इट इज बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ द बॉडी। तो ये एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी होती है ड्यू टू इट्स पोजिशन। अच्छा, ये पहले स्टोर की जाती है, ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होती पहले से, ठीक है जी। ये पहले से क्या होती है, ऑब्जेक्ट जो है वो पहले से रेज अप कर, आप पहले से क्या करते हैं, नीचे से ऊपर। हाँ, कुछ चीज़ अल्लाह ताला ने नेचुरल बनाई है, जैसे पहाड़ है, ठीक है जी, पहाड़ के टॉप पे कोई दरख्त था, कोई स्टोन था, वो खुद से गिर पड़ा, तो वो उसकी एनर्जी पहले से इतनी ज़्यादा थी, अल्लाह ताला ने ऑलरेडी बनाया था। लेकिन अगर हमें दोबारा उस पत्थर को उठाकर टॉप पे लेके जाना पड़े तो हम वही पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर तो कर रहे होते हैं, लेकिन बाय अप्लाइंग ए फोर्स, हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे अब आप देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाटर की इस्तेमाल होती है हमारे घरों में। कैसे? नीचे से, जो नीचे वाली टैंकियाँ होती है उधर मोटर लगाई जाती है, वो मोटर पानी को ऊपर फेंकती है ऊपर वाली टैंकी पे, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में सेव होती है, टॉप से जो ही आप टैप्स अपने खोलते हैं तो वही पानी टॉप से दोबारा क्या करता है, नीचे मूव करता है, एंड यू आर यूजिंग इट। उसका एक प्रेशर भी होता है जिसे आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो दैट व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। अब हम एज्यूम क्या करने लगे? हम करने लगे जी, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट ऑफ मास is placed at a height h,
यानी कि ये सरफेस है, सपोज ये सरफेस ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और यहाँ पर एक सर्टेन हाइट के ऊपर आपने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया है, प्लेस कर, ये ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, ब्लैक कलर में शो करता है, दिस इज द मास प्लेस, ठीक है। और ये हाइट कितनी है इसकी, जिस जगह पे ये प्लेस हुआ है, दैट इज h, ठीक है जी। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट ए हाइट h, here the object is not moving, पहली बात, ठीक है जी। सो एनर्जी possessed by the object is only due to its position. पोजीशन से मुराद क्या है जी, हाइट अटेन्ड, जो उसने हाइट अटेन की है। सो इफ द ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट h, it will experience, क्या एक्सपीरियंस करेगा ये, a downward force, वो कौन सी होगी डाउनवर्ड फोर्स, W is equals to mg, weight of the object। नेचुरल सी बात है, ये क्यों ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ मूव करता है, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। और मजे की बात देखें, जब ये फोर्स डाउनवर्ड लगती है, वर्टिकली डाउनवर्ड ये फोर्स लगती है, तो डिस्टेंस भी जो कवर होता है वो हाइट ही होती है। हाइट ही क्या होती है, रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, ये डिस्टेंस कवर होता है ना, वर्टिकल डिस्टेंस कवर होता है और वर्टिकल फोर्स ही लग रही है, तो दोनों पैरेलल है। यहाँ पे भी cos थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी cos थीटा 0 है। आगे बात समझ, क्योंकि पैरेलल है ना, 0 डिग्री एंगल बनेगा। सो वर्क डन by the body due to its position will be stored in it as क्या, as gravitational potential energy। This PE is equals to F D cos थीटा होता है। चलो जी, अब इसको जरा समझते हैं, यही था ना वर्क डन का रिलेशन, एफ डी cos थीटा। यहां पे एफ डी cos थीटा के केस में क्या है, जरा देखिएगा, F is equals to weight is equals to mg and d is equals to height। So vertical force weight ऐसी and vertical distance, वो vertical distance कौन सा है जी, height है, both क्या है, both parallel बनते नहीं बनते हैं। So theta will be equals to 0 degree and cos theta will be equals to 1। cos of 0 degree क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, cos of 0 degree क्या होता है, 1 कैलकुलेटर से निकाल लें। तो पोटेंशियल एनर्जी की रिलेशनशिप देखें जरा, F की जगह पे आ जाएगा mg और g की जगह पे आ जाएगा d और cos थीटा 1 हो जाएगा। दिस इज काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का ये रिलेशनशिप होता है mgh, ठीक है जी। मजे की बात, अब दोनों का कंपैरिजन देखिएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, हाफ और m कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट होता है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी,
जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी किसी ऑब्जेक्ट की उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। इधर से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है अर्थ के सरफेस से 1000-1200 किलोमीटर तक, ग्रेविटी के अंदर कोई फर्क नहीं आ रहा था। ठीक है जी, तो आप देख लें ग्रेविटी भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एज द हाइट इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। जैसे मैंने अभी आपको बताया, दो ईंटें, जो ऊंची ईंट है वो ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करेगी, प्लस काइनेटिक एनर्जी की लास्ट पे अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को स्लो फेंकता हूँ और जोर से फेंकता हूँ, तो जैसे बॉल ही देख लें, तो जिस बॉल की स्पीड ज्यादा होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है। ठीक है जी, सो हियर बोथ ऑफ द टॉपिक्स हैज बीन कंप्लीटेड। तो एक जो था टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, वो मैं आपको जरूर, मैं चाहता हूँ कि मैं रीड अप कर लूँ और आप उसको देख लें, पढ़ लें। हाँ जी, जो हमने नहीं पढ़ा था टॉपिक में, वो हमने नहीं पढ़ा था जी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन पेज 109। क्या कहता है जी? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये जी मैस और अर्थ के दरमियान ये रिलेशनशिप है। हाँ, फील्ड फोर्स के बारे में उसने मेन बात बताने की कोशिश की। कह रहा है जी फील्ड फोर्स कौन सी होती है? फोर्स ऐसी, द वेट ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स with which the earth attracts the body. Gravitational force is a non contact force. वैसे नॉर्मली देखें, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो ये बोर्ड आगे पीछे मूव करता है क्योंकि कांटेक्ट है। ये एक अल्लाह ताला ने ऐसी फोर्स पैदा की है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कांटेक्ट फोर्स नहीं है। इसका कांटेक्ट हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये अप्लाई हो रही है विदाउट कांटेक्ट, गायब है, अल्लाह की ताकतें हैं ना ये। ठीक है जी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ये क्यों है, वो कहते हैं ये ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स इसलिए कहलाती है कि एक सर्टेन फील्ड है जिसके अंदर आप इसको सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। जब आप खला में चले जाते हैं, उस फील्ड को क्रॉस कर देते हैं, तो यू फील नो ग्रेविटी, तो ग्रेविटी नहीं होती। आप जाएं यूट्यूब के ऊपर और उधर आप लिखें जी स्पेसशिप के अंदर कैसे उनकी लिविंग है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखिएगा उधर लोग उड़ रहे होंगे, बाल भी उड़ रहे होते हैं उनके। ठीक है, वो आपको पूरा फील, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं होती, यू कैन नॉट फील ग्रेविटी। आप उधर लेट ही नहीं सकते। वो लोग बड़ा अजीब है लाइफ स्टाइल, उधर आप देखिएगा ना, वो जब आते हैं वापस भी फिर तो उनके लिए पहले 10-12 दिन जो है वो बड़े टफ होते हैं, क्योंकि वो ग्रेविटी को सेंस नहीं कर रहे होते, दोबारा उन्हें ग्रेविटी सेंस करनी पड़ती है। सो लाइफ बिकम क्वाइट डिफिकल्ट देयर एज वेल एंड व्हेन दे रिटर्न बैक टू द अर्थ। ठीक है जी, तो ये फील्ड फोर्स क्यों कहलाती है, उसकी रीजन मैंने आपको क्या बताई। देखिए, ये सर्टेन फील्ड है अर्थ के गिर्द, एक सर्टेन, देखिए हर तरफ से फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ना, जमीन पे कहीं पे भी अगर इंसान बस रहा है तो वो ग्रेविटी को फील कर रहा है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट है, उसके बाद आप ग्रेविटी को फील नहीं करेंगे। एक सर्टेन हाइट है, उसके बाद आप ग्रेविटी को फील नहीं करेंगे, वो पुल आप फील डाउनवर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि ये मार्कर है, ये नीचे क्यों गिरा, क्योंकि अर्थ पुल कर रहा है उस अपने सेंटर की तरफ। क्योंकि जब आप बहुत दूर निकल जाते हैं, ठीक है, हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, अर्थ का पुल आपके लिए क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। आगे बात समझ। सो उस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, उस पॉइंट के ऊपर आकर ग्रेविटी आपको बिल्कुल भी पुल नहीं करती। आगे बात समझ। तो वो ये बता रहा है कि ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, इसमें कांटेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ये एक फील्ड फोर्स जरूर है। फील्ड फोर्स यानी एक सर्टेन एरिया तक है महदूद, उसके बाद इसका इन्फ्लुएंस नहीं। ठीक है, जैसे आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा ना, ये न्यूक्लियस होता है, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी एक लेवल तक इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन फील करते हैं। बहुत दूर होगा कोई इलेक्ट्रॉन तो वो फील नहीं करेगा, इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि ये फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उस न्यूक्लियस की, जो कि अट्रैक्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को। आगे बात समझ। सो दैट वन इज ऑल्सो फील्ड फोर्स। तो इस टॉपिक को आप भी रिकॉल कर लेना, इसमें यही दो मेन बातें इसने बताई हैं। और ये भी बताया कि जो आप जमीन के सेंटर की तरफ जाते हैं, ग्रेविटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है इनसाइड, बल्कि आपको पता है ज्यादा ग्रेविटी होती है जमीन के अंदर, ग्रेविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर जमीन के सरफेस से, क्योंकि आप देखिए और सेंटर के करीब जा रहे होते हैं। आगे बात समझ। और ये मैक्सिमम हो जाती है किस पे, मीन पोजीशन पे आगे। ठीक है जी, और यानी मीन पोजीशन सेंटर ऑफ द अर्थ पे। और दूसरी बात इसमें वो ये क्या कह रहा है, बस ये दो चीजें वो बता रहा है। ठीक हो गया। तो और साथ ने कहा जी इसीलिए इसकी वैल्यू जो है वो तो ठीक है, एक अलग टॉपिक है। तो ये आपका इसके अंदर जो पेज नंबर 109 है, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। आपके लिए यही होमवर्क है कि आप इस 109 में से ग्रेविटेशनल फील्ड के टॉपिक को पढ़ें। अच्छी बात है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ ही ये डिस्कस हो गया। तो ये याद रखिएगा, ये जो mgh है ये भी इफेक्टिव कब तक है,
mgh ये जो पोटेंशियल एनर्जी का हमने रिलेशन पढ़ा कब तक है, जब तक एक ऑब्जेक्ट अर्थ के पुल के अंदर है, क्योंकि ग्रेविटी तब तक लाई कर रही है। जब वो पुल से बाहर चला जाएगा, ग्रेविटी लाई नहीं करेगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का क्या हमें फायदा होगा? तब उसका पोटेंशियल तो होगा लेकिन वो हमारे काम नहीं आ सकता। हाँ, ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तो हमें पता है यार ये वापस आ जाएगा। आगे बात समझ। सो डैम्स क्यों बनाए जाते हैं, कभी आपने सोचा होगा, वो भी ये फिनोमेना है। डैम्स में क्या किया जाता है, पानी पहले हाइट बना ली जाती है, यहाँ पे पानी स्टोर कर लिया जाता है। ये हाइट के अंदर क्या होता है, पानी पीछे से आ रहा है, दरियाओं से पानी आ रहा है। मैंने बीच में अगर इन्हें केस जनाब लिया, अभी मैं आपको उसकी थोड़ी सी ना थॉरली पूरी एक वो बना देता हूँ पिक्चर, डैम की एक रफ पिक्चर बना रहा हूँ। ये नहीं मैं बता रहा कि कैसे डैम बनते हैं, एक रफ सी पिक्चर आपको समझाने के लिए मैं बताने लगा। वो किस तरह जी, लाइक अगर देखें कोई डैम है, ठीक है जी, ये पानी ये रिवर जा रहा है, ये वाटर है, तो डैम आगे से क्या होगा, इस तरीके से एक बहुत बड़ा सा स्टोरेज ऑफ वाटर हो जाएगा। अब क्या होगा, पानी जो फ्लोर है वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्टोर हो जाएगा, हाइट क्रिएट कर रहे हैं। अब वो क्या करते हैं कि इधर से सेंटर से कहीं एक जगह से वो टॉप से या मिडल से आप कहते हैं कि वो क्या करते हैं, एक स्पिलवे बना देते हैं, यानी कि एक ऐसा पानी का बहाव बना देते हैं कि एक हाइट अटेन होने के बाद एक तो पानी बहुत तेजी से नीचे फ्लो करता है, और सेंटर में टरबाइन लगा होता है, जो तेजी से जब पानी उसके ऊपर से गुजरता है तो टरबाइन चलता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब ये पानी की हाइट जो अटेन कराई जाती है, ठीक है जी, 100,000 ऑफ मीटर्स अबव, उसका फायदा होता है क्या, वो टरबाइन के ऊपर जब टकराती है, टरबाइन तेजी से चलते हैं तो उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो कि आपके डिफरेंट जितनी भी आपकी एनर्जी क्राइसिस है उसको रिजॉल्व करने के काम आती है। जैसे भी वो भाषा डैम बन रहा है, दयामीर भाषा, उसके अलावा दासू डैम बन रहा है, उसके अलावा मोमिन डैम बन रहा है, तो इनसे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस भी काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। तो डैम का पर्पज भी, और डैम कौन सी एनर्जी यूज़ कर रहा है अगर देखा जाए तो दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। ठीक है, वही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। कैसे, काइनेटिकली जब पानी जाकर उससे टकराता है उसको मैकेनिकली मूव करता है टरबाइन को, और टरबाइन उसकी जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। आगे बात समझे। तो दिस इज वन फॉर्म, ये काइंड्स कहलाती हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक, जबकि वो फॉर्म्स कहलाती हैं। ठीक है जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक आज हमने पढ़ा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। एक थॉरो लेक्चर था आज का। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, 109 पेज इज योर होमवर्क। उसे आप रीड करें, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस ज़रूर करें। आप में से कोई बच्चा मैसेज नहीं करता, ईमान इश्तियाक है, वो कंसल्टेड रहती है, अदरवाइज मैंने नहीं देखा किसी भी बच्चे को जिसे कोई प्रॉब्लम, यानी कि इससे साबित हुआ कि मेरे लेक्चर्स बहुत अच्छे जा रहे हैं और आपको बहुत आला समझ आ रहे हैं, इसलिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।